अब देखो यहाँ पे लोग तो चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को करना, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, हम कम समय के लिए इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर जो कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में तो रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी से कम हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनको समझ कर नहीं इन्वेस्ट करते हैं और आप ये टाइम हॉरिजन चुन लेते हैं तो आपके नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिनमें से यहाँ पे दोस्तों दूसरा वाला और यहाँ पे 5 वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे दूसरा और 5वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सोच समझ कर नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी आप 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा बैलेंस होकर चले। तो हमें ये समझ कर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को यहाँ तक बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जो मापदंड होते हैं, जो चीज़ें हमें समझकर इन्वेस्टमेंट करना होता है, उस चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने भी इग्नोर किया था, उसको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे उसको हमेशा भुगतना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का हॉराइजन चुन रहे हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म का हॉराइजन चुन रहे हैं, तो आपको किस तरीके के फंड को यहाँ पे देखना है, किस तरीके को फंड को हमें समझना है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियो को समझिएगा बहुत ध्यान से। इन 5 पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं और आप यहाँ पे ये समय चुनते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो यहाँ पे आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी हमें जो हमारे पोर्टफोलियो संकेत दे रहा है हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करनी है। हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे अपना ये होराइजन चुना कि हमें ये होराइजन है, यहाँ पर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को करना है। अब यहाँ पे समझदारी वाली बात क्या दोस्तों कि हम यहाँ पे चुन तो लिए, बट यहाँ पे बीच में ना SIP को बंद नहीं करना है। ये पहला चीज़ है, SIP बंद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पे चुन तो लिया कि भाई कौन लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमने अगर यहाँ पे इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें SIP को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, इस टाइम के दौरान में मार्केट में काफ़ी बार ऊपर नीचे होता है। ठीक है, काफ़ी बार ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट स्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें हमारे पोर्टफोलियो पर नुकसान देने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर हम यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए हमें SIP को बंद नहीं करना है। अगर SIP बंद कर देते हैं तो हमारी जो कंपाउंडिंग है ये ब्रेक हो जाती, जिसकी वजह से हम जो यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इस रिटर्न की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तो इसीलिए पहला चीज़ यहाँ पे पहला साइन क्या है कि आपको अपने SIP को बंद नहीं करना है। जितने टाइम होराइजन के लिए, जितने समय के लिए अपने SIP चुन लिया है, आपको SIP कंटिन्यू रखना है अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है, सही फंड का चुनाव। ठीक है, सही फंड का चुनाव। ये सही फंड का चुनाव कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए। उसकी उम्र अभी यहाँ पे 5 साल है, उसको 20 साल में पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपका समय 15 साल का समय है। तो ये 15 साल का आपका यहाँ पे गोल बन गया। अब इस गोल के हिसाब से अपना फंड आप चुनोगे। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे अगर 4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे आप हाई रिस्क फंड चुन लेते हो, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी फंड चुन लेते हो, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। सेक्टोरियल फंड ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके बच्चे के लिए आप, जैसे यहाँ पे टाइम होराइजन 15 साल हो जा रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे हमें ऐसे फंड चुन सकते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो, बट हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गया, मिड कैप कैटेगरी हो गया, स्मॉल कैप कैटेगरी हो गया। तो यहाँ पर अपने टाइम के होराइजन के साथ अपना हम सही फंड का चुनाव करेंगे। अगर आप सही फंड का चुनाव नहीं करते तो आपका पोर्टफोलियो खुद साइन देता है कि आपके यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका पोर्टफोलियो खुद साइन देता है कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं और आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो क्या साइन दे रहा है और आपको वहां पे किस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको यहाँ बताया था कि दूसरा और 5वां पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा मैंने आपको बता दिया कि सही फंड का अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए सही फंड को चुनाव करके ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। अगर हमें समझ में ना आए तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से हमें सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर हमें समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो, क्योंकि अपना वहाँ पे हम हार्ड कैपिटल जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट कौन सी है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा खास है और हमें इसको ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्या है, साल में एक बार, ठीक है, साल में कम से कम एक बार हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। पोर्टफोलियो
रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर दिए लेकिन साल 2 साल 3 साल तो अपने पोर्टफोलियो को देखते ही नहीं, 4-4 5-5 साल देखते ही नहीं है। मतलब वो इस तरीके से समझते हैं ना, जैसे जाते हैं बैंक वगैरह में एफडी कर देते हैं, मतलब बैंक वाले पैसे अपने जो कि बढ़ाएंगे फिर हमें देंगे, यही सोच कर लोग यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट भैया मार्केट में आपके जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं ना, ये मार्केट लिंक्ड होते हैं। यहाँ भी जो फंड होते हैं ये परफॉर्मेंस दे तो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनका फंडामेंटल चेंज होता है, इनके फंड मैनेजर चेंज होते हैं, इनकी सारी चीज़ें चेंज होती है, बीच बीच में पॉलिसी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फंड काफ़ी समय तक नेगेटिव चले जाते हैं या फिर रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि साल में कम से कम एक बार हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेना चाहिए कि कौन सा फंड हमें कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, सही ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल की बात है तो ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद भी अगर कोई फंड जीरो रिटर्न बना के दे रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने क्या ही फायदा है। हमें फंड को चेंज करना चाहिए अपने गोल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे साल में कम से कम हमें एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखना चाहिए। ये हमारा तीसरा चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे पे। चौथा क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना काफ़ी जरूरी है। ये भी अक्सर लोग ये गलती करते हैं, मेरा दोस्त भी ये गलती कर रहा था। बाद मैंने उनको समझाया कि भाई अगर ऐसी गलती आप बार बार करते हो तो आपका फंड है, जो आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ये आपके जो रिटर्न है ये एवरेज होकर कम आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी होगा। तो इसीलिए क्या है कि ज़्यादा फंड में, ठीक है, ज़्यादा फंड में अपने पैसे को फैलाना, ठीक है, अपने पैसे को फैलाना, ये गलती है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पोर्टफोलियो साइन देता है कि भाई आपको यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा फंड कैसे फैलाते हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस देखा, उनको यहाँ पे कुछ समझ में आया कि भाई ये फंड ठीक ठाक हो सकता है। किसी और की वीडियोस देखा, उन फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया फंड, या फिर उनकी फैमिली में कोई मेंबर लिया उस फंड को। भाई सबका गोल और सबका टाइम होरिजन अलग अलग है। अब किसी कहने पर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको नुकसान होगा। तो अपने पोर्टफोलियो में जब भी आप फंड रख रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो अपने टाइम होरिजन के हिसाब से फंड रखिए। ज़्यादा फंड आप ना रखें। 2-3 फंड आपके लिए काफ़ी हो सकता है, 2-3 फंड आपके गोल के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन आप ये कहो कि मैं यहाँ पे 4 फंड 5 फंड रखूँगा, 7 फंड रखूँगा, तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न है ये एवरेज हो जाते हैं, जिससे आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा आपको उल्टा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चौथा साइन है, ये आपके पोर्टफोलियो में दिखता है अगर ज़्यादा फंड है। मतलब आप ये समझो कि 3-4 फंड से अगर ज़्यादा हो रही हैं, 3-4 फंड से अगर ज़्यादा हो रही हैं तो आपको यहाँ पे समझदारी से काम लेना है। अगर आप समझदारी से काम ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है मैं ले रहा हूँ, तो ठीक है, अलग अलग सेक्टर के हैं। बट अगर 3-4 फंड आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं और ये आपके जो कि रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, क्या टाइम होरिजन के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा है, तो समझ लीजिए आपको बेकार यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके ध्यान, पाँचवीं क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना गोल ना साफ रखो, ठीक है, साफ गोल आप बनाओ। कैसे साफ गोल बनाओगे, ठीक है, साफ गोल बनाओ। अरे भाई गोल साफ बनाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गलती है। गोल साफ बनाओ, क्या बनाओगे, जैसे कि हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए जोड़ना है पैसा, या फिर हमें शादी के लिए जोड़ना है पैसा, या फिर हमें जो कि रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है। तो ये हमारे गोल होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं, और अलग अलग गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो अगर हम सारे गोल एक ही मिक्स करके इन्वेस्ट करेंगे तो भी हमारा पोर्टफोलियो सही नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर हम इतने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब उसके हिसाब से हमारा गोल क्या है, जैसे पढ़ाई है, या फिर आने वाले 4-5 सालों में शादी करनी बच्चे की, या फिर हमें रिटायरमेंट आने वाला, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अपने गोल के हिसाब से हम फंड चुनते हैं। अब उस फंड के हिसाब से हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि पढ़ाई में अगर समय है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की फंड चुन सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें आगे रिटर्न भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है। शादी है अगर टाइम ज़्यादा है, रिटायरमेंट है अगर टाइम और ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और रिस्की फंड चुन सकते हैं। या फिर बहुत ही कम समय है तो लिक्विड फंड, डेट फंड वगैरह हम चुन सकते हैं, बैलेंस एडवांस फंड चुन सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अगर ये पाँचों पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिलने की अच्छी संभावनाएं होती हैं। बहरहाल ये सब मार्केट डिपेंड होता है, जैसे मार्केट परफॉर्मेंस करता है, बट ये समझदारी वाली चीज़ें होती हैं। हमें अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें समझना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें लॉन्ग टर्म में पछताना कम पड़ सकता है, क्योंकि हमने हमारे प्रॉपर रिव्यू और रिसर्च के साथ हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप बैंक में जा सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि आप जैसे SBI का बैंक हो गया, HDFC का बैंक हो गया, वो लोग म्यूचुअल फंड खुद ऑफर करते हैं। तो आप वहाँ पर जाओगे, उनसे कहोगे भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अब जब उनसे बातें करोगे इन्वेस्टमेंट करने की, तो अपने फंड के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप किसी फंड बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए जाते हो, सॉरी अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 2 बज चुके हैं ना, तो हमें नींद भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना बैंक वगैरह में, HDFC में, SBI वगैरह में, तो वहाँ पर
वो अपने फंड रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेगुलर प्लान होता है कि डायरेक्ट प्लान होता है, तो रेगुलर प्लान ही सजेस्ट करते हैं। अब वो जिस बैंक में आप जमा करने जाओगे पैसे म्यूचुअल फंड में, तो उसी बैंक का फंड रिकमेंड करेंगे। जैसे HDFC में जाओगे तो HDFC वाला करेंगे, SBI में जाओगे तो SBI वाला करेगा, ICICI में जाओगे तो ICICI वाला करेगा। तो सारे फंड, सारे बैंक अपने अपने MCA का फंड रिकमेंड करते हैं। तो उनसे क्या करो ना कि आप ये पूछो कि जो मैं यहाँ पे फंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है, हमारे गोल के हिसाब से फंड कैसे सेट हो रहा है, कैसे सुटेबल हो रहा है। तो आप अलग जाके समझ लो। अगर आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट कोई नहीं मिल रहा है, आप समझ लो, उसके बाद अपने जो है कि एप्लीकेशन से आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्ट फंड में। तो आपका यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगने वाला है वो आपका बच जाता है। कहते हैं ना कि आपको सामान देखने में कोई पैसा नहीं लगता जब तक आप कोई चीज़ खरीदते नहीं हो। तो वहाँ पे जाइए, रिव्यू कीजिए, पूछिए उनसे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, समझ लीजिए। फिर जाके आप अगर वहाँ पे आप उन्हीं बैंक के उन्हीं फंड में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर किसी अदर फंड में इन्वेस्ट करना है तो जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बताई कैसे चेक किया जाता है सारी चीज़ें, तो आप ऐसे आके नया फंड अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बता दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका पोर्टफोलियो को साइन देता है कि आपके पोर्टफोलियो थोड़े से गड़बड़ है या फिर हमें कुछ कट करने की जरूरत है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इसमें बता रखा है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे करना चाहिए, और आपको समझ में आ जाएगी कि आपका पोर्टफोलियो सही बना है या नहीं बना है, हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।